पाकीज़ा की कहानी पढ़ने के बाद रुद्र सारी रात सो नहीं पाया और सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। उसका दर्द सारी रात रुद्र की आंखों में घूमता रहा। लेकिन ये तो पाकीज़ा के दर्द की शुरुआत थी। जब दिल नहीं माना तो रुद्र उठकर स्टडी टेबल पर आ बैठा। रात के 3 बज रहे थे। रुद्र ने पाकीज़ा की डायरी उठाई और खोलकर पढ़ने लगा। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर रुकी। पाकीज़ा की आंख खुली। खुद को सीट पर पाकर पाकीज़ा हैरान हो गई। उसने देखा सामने सीट पर सो रहे लोग नींद से उग रहे हैं। पाकीज़ा को कुछ याद नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और ट्रेन से नीचे उतर गई। उसने चारों तरफ देखा, अजनबी जगह थी। पाकीज़ा अंदर ही अंदर काफी डरी हुई थी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और स्टेशन से बाहर आ गई। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? पाकीज़ा ने राह चलते एक आदमी से पूछा। आदमी ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरकर कहा, भांग खा के आई हो क्या? सामने बोर्ड नहीं दिखता? दिल्ली है ये मैडम जी। दिल्ली? मैं यहां कैसे आई? पाकीज़ा ने घबरा कर कहा। आदमी ने पाकीज़ा को पागल समझा और वहां से चला गया। पाकीज़ा इधर उधर देखने लगी। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पाकीज़ा वहीं खड़ी थी कि तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पाकीज़ा ने पलटकर देखा तो एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। सामने वही अधेड़ आदमी खड़ा था। पाकीज़ा कुछ कहती इससे पहले ही वो आदमी बोलने लगा। घबराओ मत, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे पति ने तुम्हें बेचा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखा। अभी मैं वापस सऊदी जा रहा हूं। तुम मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए तुमको तुम्हारे घर वापस छोड़ने जा रहा हूं। तुम मुझे बताओ, मैं तुमको वहां कैसे पहुंचा दूं? क्या आप सच कह रहे हैं? पाकीज़ा ने खुशी से हड़बड़ा कर कहा। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ बोलता तो तुमको यहाँ क्यों लाता? उधर वो लड़का फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत करता। आदमी ने पाकीज़ा को भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। पाकीज़ा की आंखों में आंसू भर आए। वो अब अपने घर जा सकेगी, ये सोचकर खुश थी। उसने अधेड़ की तरफ देखकर कहा, हमारा घर जौनपुर में है। उसके लिए तो पहले यूपी जाना होगा। तुम अंदर चलकर बैठो, मैं टिकट लेता हूं, अधेड़ ने कहा। पाकीज़ा वापस अंदर जाने लगी। अधेड़ वहां से टिकट खिड़की की तरफ चला गया। अंदर आकर पाकीज़ा खाली पड़ी एक बेंच पर आकर बैठ गई। अब वो अपने घर वापस चली जाएगी, अम्मी अब्बू के पास, नज़मा सलमा के पास। लेकिन अब्बू अम्मी को युवान के धोखे के बारे में नहीं बताएगी, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। कितना कुछ सोचना पड़ता है एक लड़की को अपने परिवार के बारे में। पाकीज़ा बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी अधेड़ आदमी अपने हाथ में ट्रेन की टिकट और चाय के 2 कप लिए आ रहा था। ये लो, चाय पियो, ट्रेन 1 घंटे बाद की है। आदमी ने चाय का कप पाकीज़ा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पाकीज़ा ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर आदमी की तरफ देखा और सोचने लगी, ये कैसी दुनिया में आ गई थी जहां जख्म देने वाला ही अब उन पर मरहम लगाने की बात कर रहा था। पाकीज़ा को अपनी ओर देखता पाकर आदमी ने चाय उसके हाथ में थमा दी और खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। पाकीज़ा ने चाय का कप अपने होठों से लगाया। 2 दिन से पेट में कुछ नहीं गया था। चाय जैसे ही अलग से नीचे उतरी, पाकीज़ा को थोड़ा सुकून मिला। चाय पीकर पाकीज़ा ने कप साइड में रखा और सर पीछे दीवार से लगाकर आंखें मूंद लीं। कुछ देर तक तो स्टेशन पर होने वाला शोर, आवाजें पाकीज़ा के कानों में पड़ती रहीं और फिर धीरे धीरे सब मध्यम हो गया। उसी दोपहर 2 बजे। देख मुरली, बिल्कुल फ्रेश माल है, 2 लाख में मांगता है तो बोल। वैसे भी आज शाम की फ्लाइट से मेरे को सऊदी निकलना है, किसी जरूरी काम से। अधेड़ आदमी ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। वो तो ठीक है, पर तू इसको लाया कहां से है? कल को ये कोई लफड़ा करेगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? अपने को कोई चिकचिक नहीं चाहिए बाद में। मुरली ने दीवार के कोने में गुटखा थूकते हुए कहा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको खरीदा है मैंने और अब तुमको बेच रहा है। तुमको चाहिए कि नहीं वो बोलो। अधेड़ ने इस बार थोड़ा गर्म होकर कहा। भड़कता काहे को है? पहले इसका फेस तो दिखा, बाद में सौदा करेगा, मुरली ने कहा। चलो आओ मेरे साथ, कहते हुए अधेड़ आगे बढ़ गया। गली से होते हुए दोनों आगे जाकर दूसरी संकरी गली में मुड़ गए, जिसके बाहर एक वैन खड़ी थी। अधेड़ ने वैन का दरवाजा खोला और मुरली से देखने को कहा। मुरली ने आगे बढ़कर देखा, सीट पर पाकीज़ा बेसुध पड़ी थी।
मुरली ने पाकीज़ा को देखा तो बस देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की मुरली ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। काफी देर तक वो अपलक पाकीज़ा को देखता रहा। ये तो आग लगा देगी बे, मुरली ने अधेड़ की तरफ पलटकर कहा। जवाब में अधेड़ मुस्कुराया। मुरली ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और अधेड़ के हाथ में थमा दी। अधेड़ वहां से चला गया। मुरली ने दरवाजा बंद किया और ड्राइवर के साथ वाली सीट पर आ बैठा। ड्राइवर को चलने का बोलकर मुरली ने जेब से पाउच निकाला और मुंह में उड़ेल लिया। वैन हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ी जा रही थी। पीछे सीट पर पड़ी पाकीज़ा बेसुध थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके साथ एक बार फिर धोखा हो चुका है। मुरली सामने लगे शीशे में पाकीज़ा की खूबसूरती के दर्शन कर ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। मुरली ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ है तू? मुझे यहां बुलाकर खुद गायब हो गया। मुझे ना आना ही नहीं चाहिए था। अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों होती है? अभी आ रहा हूं ना, मुरली ने कहा। नहीं मत आओ, मैं ही जा रही हूं यहां से। तुम्हें पता है कितना झूठ बोलकर मैं तुमसे बाहर मिलने आई हूं और तू गायब है। लगा होगा किसी नई कबूतरी के पीछे। लड़की अभी भी गुस्से में थी। अरे बाबा, किसी के पीछे नहीं हूं मैं। तेरे अलावा और किसके पीछे जाऊंगा मैं सोनाली? मुरली ने चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए कहा। अगर ऐसा है तो 5 मिनट में यहाँ पहुंच, वरना मैं जा रही हूं उधर से, सोनाली ने गुस्से से कहा। 5 मिनट क्या, 2 मिनट में अभी तेरे पास पहुंचता हूं, कहकर मुरली ने फोन फट काट दिया और ड्राइवर से स्लाइस कॉफी शॉप चलने को कहा। लेकिन तुमने तो दूसरी जगह चलने को कहा था, ड्राइवर ने हैरानी से मुरली की तरफ देखकर कहा। अबे इसके चक्कर में मेरी वाली छोड़ के चली जाएगी। जल्दी चल, डबल पैसे ले लेना, मुरली ने कहा। ड्राइवर ने गाड़ी दूसरे पते की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद गाड़ी कॉफी शॉप के सामने थी। मुरली ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और ड्राइवर की तरफ बढ़ाकर कहा, जब तक मैं वापस आऊं इधर ही रहना। ड्राइवर ने नोट लेकर जेब में डाल लिया और हाँ में अपना सर हिला दिया। मुरली गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। अंदर सोनाली उसका इंतजार कर रही थी। मुरली को देखते ही वो उस पर बरस पड़ी। मुरली ने उसे शांत करवाया। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हुए प्यार भरी बातें करने लगे। घंटे भर बाद दोनों कॉफी शॉप से बाहर आए। मुरली ने सोनाली से कहा, चल मैं उधर ही जा रहा हूं, छोड़ देता हूं। सोनाली, होटल जाना है। मुरली, फिर से 207। सोनाली, क्या करूं, उसे और कोई चाहिए ही नहीं। मुरली, मुझे ना उस सेठ की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सोनाली, मुरली यही तो मेरा काम है और इस सेठ को भी मेरे पास तू ही तो लेकर आया था ना। मुरली, सोनाली तब बात और थी यार, अब तुझे किसी के साथ देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। सोनाली, वो तो दिखता है तेरे चेहरे पर, तू मुझे यहां से कहीं दूर क्यों नहीं ले जाता। मुरली, जिस दलदल में हम फंसे हैं सोनाली, मुझे नहीं लगता हम कभी वहां से निकल पाएंगे। सोनाली, तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा। मुरली, देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। सोनाली, किस्मत कभी खुद नहीं बदलती मुरली, उसे बदलना पड़ता है। खैर वो फिश मार्केट वाले सेठ से बात कर लेना बाद में, पेमेंट के टाइम बहुत मचमच करता है वो। मुरली, चल होटल छोड़ देता हूं, तुझे वैन है। सोनाली, वो इधर ही आ रहा है, वैसे तू वैन से कैसे। मुरली, नया माल लेकर आया हूं, पूरे 2 लाख खर्च किए हैं। सोनाली, जरा मैं भी तो देखूं। पाकीज़ा को देखा तो सोनाली उसे बस देखती रह गई। उसने हैरानी से मुरली की तरफ देखकर कहा, यार कितनी खूबसूरत है ये, पर क्या फायदा इसका भी, वही हश्र होगा जो अब तक हम सबका हुआ है। मुरली, इसको देखकर तो मेरा भी दिल धड़कने लगा कसम से। सोनाली, मेरे अलावा किसी और को देखा तो जान ले लूंगी तेरी। मुरली, अरे मेरी अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रहा, शाम को ठिकाने पर मिलता हूं, जल्दी आना। सोनाली, ठीक है मेरी जान। मुरली आकर वैन में बैठा, ड्राइवर से चलने को कहा। धूल का गुब्बार उड़ाती गाड़ी आगे बढ़ गई। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज, वो भी एकदम फ्री। हाँ फ्री है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।